हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस के एमसीक्यू हल करेंगे और उनके बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी ईवीएस से हमेशा 15 नंबर का सीटेट में क्वेश्चन बनता है और 15 नंबर का ईवीएस पेडागोजी से बनता है। तो एनसीईआरटी ईवीएस का जो है ये बहुत छोटा टॉपिक है, जहाँ से आपके 15 नंबर लगभग कन्फर्म हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत बारीकी से समझना, और बहुत छोटा टॉपिक भी है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, जवाहर भाटा, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो होता है वो होता है जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 2, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजैन, लिंग हू फेन, मापू टोपू, सुशी। तो दोस्तों, हांगकांग में जो खाया जाता है वो लिंग हू फेन खाया जाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लिंग हू फेन। दोस्तों, ये हांगकांग का एक पकवान होता है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। लिंगू फेन सांप के मांस से बनाया जाता है। और सांप के, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर पाते हैं, बस महसूस या सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर बुध। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह जो होता है, लाल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। और शुक्र ग्रह जो होता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। और चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह होता है? शुक्र होता है। और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। जल चक्र के प्रत्यय का, संघनन की प्रक्रिया का, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ का, या फिर छात्रों की रुचिया का। एनसीईआरटी ईवीएस में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक अध्याय जो है शामिल किया गया है, वो क्यों शामिल किया गया है? ताकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझ सकें। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट होगा। अजगर कितने घंटे आराम करता है? 4 घंटे, 2 घंटे, 12 घंटे या फिर 18 घंटे। दोस्तों, जो 4 घंटे आराम करता है वो जंतु है हाथी या गाय। जो 2 घंटे आराम करता है या सबसे कम आराम करता है वो है जिराफ। 12 घंटे आराम करता है बिल्ली। 18 घंटे या फिर 15 से 18 घंटे जो आराम करता है वो है अजगर। और एक जंतु और होता है
स्लोथ। ये क्या है, ये 18 घंटे आराम करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अजगर 18 घंटे आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। कौवा सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। गिद्ध सुनसान पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर होती हैं। दोस्तों हमें इसमें असत्य यानी गलत कथन की पहचान करनी है। बाकी 3 कथन सत्य हैं जबकि एक कथन असत्य है, गलत है। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों ओर होती हैं, बिल्कुल। पक्षी की 2 अलग अलग जो मतलब आंखें होती हैं, इनके कारण पक्षी 2 अलग अलग जगह पर एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पक्षी क्या है, पक्षी दो अलग अलग जगह पर एक साथ देख सकते हैं। लेकिन जब वह एक ही जगह पर देखते हैं तो उनकी क्या होती है, आंखें एक तरफ ही होती हैं, सामने की तरफ होती हैं। क्योंकि पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां होती हैं दोस्तों, वे घूम नहीं सकती। तो हमारा ये कथन तो सत्य हो जाता है। पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, बिल्कुल ये भी कथन सत्य है। गिद्ध सुनसान पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है, ये कथन भी सत्य है। लेकिन गिद्ध जो है सुनसान पेड़ों पर भी अपना घोंसला बनाता है या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले में रहता है। कौवा सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, यही कथन हमारा असत्य है। दोस्तों यहाँ कौवों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना, ठीक है ना। कौवा सबसे ऊंचे पेड़, सबसे ऊंचा पेड़ नहीं, सबसे ऊंचा पेड़ नहीं, किसी भी पेड़ की, किसी भी मतलब जिस पेड़ पर, किसी भी पेड़ का मतलब है जिस भी पेड़ पर कौवा घोंसला बनाना चाहता है वो उस पेड़ की, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर 2 पेड़ हैं, एक पेड़ या बहुत सारे पेड़ हैं, बारी बारी से कोई इससे भी बड़ा, कोई और बड़ा, कोई और बड़ा, और कौवे को इस पर घोंसला बनाना है। जरूरी नहीं, ये कन्फर्म नहीं है कि कौवा सबसे ऊंचे पेड़ की डाली पर घोंसला बनाता है। सबसे ऊंचा पेड़, सबसे ऊंचे पेड़ की नहीं, जिस पेड़ पर भी कौवे को घोंसला बनाना होगा। मान लो ये सबसे ऊंचा पेड़ है लेकिन कौवे को इस पेड़ की डाली पर घोंसला बनाना है, तो वो इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाएगा, ना कि सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। ठीक है, सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जो है ये अपना घोंसला नहीं बनाता, लेकिन किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवा अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ दे रखा है कौवा सबसे ऊंचे पेड़ की, सबसे ऊंचे पेड़ की नहीं, जिस पेड़ पर भी उसको घोंसला बनाना है उसकी सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस चीज़ को बारीकी से समझना, ठीक है। तो हमारा यही कथन असत्य है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट होगा। और दोस्तों कौवे के जो घोंसले में लोहे के तार भी होते हैं, ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी, ऐसी ऐसी चीजें भी मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
हवा में हुए कंपन को सबसे आसानी से कौन महसूस करता है? सांप, कंगारू, बाघ या फिर लोमड़ी? दोस्तों, सांप जमीन में हुए कंपन को महसूस करता है, ठीक है ना। तो सांप नहीं है, लेकिन बाघ, बाघ जो है हवा में हुए कंपन को सबसे आसानी से महसूस कर लेता है और सबसे सटीक महसूस करता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों, बाघ किससे ये कंपन को महसूस करता है? अपनी मूंछों के बाल से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बाघ अपनी मूंछों के बाल से हवा में हुए कंपन को भांप लेता है। किसके द्वारा? मूंछों के बाल के द्वारा। तो बाघ के बारे में एक बार डिटेल से जान लेते हैं। बाघ जो है हमसे 6 गुना, हमसे अंधेरे में, हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का घुरनाना बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ के बच्चे का वजन, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बाघ के बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो होता है। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं आवाज को सुनने के लिए। और दोस्तों, हवा के द्वारा झाड़ियों में, ठीक है ना, हवा के द्वारा झाड़ियों के हिलने, वह अपने शिकार के द्वारा, झाड़ियों के हिलने के अंतर को पहचान सकता है। ठीक है दोस्तों, बाघ के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8, वेलक्रो का आइडिया सर्वप्रथम किस वर्ष में आया था? 1948, 1950, 1992, 1954? दोस्तों, अमेरिका से हमारे देश में क्या चीज़ आई? मिर्च आई।
है ना। इसको कौन लाए थे? इसको पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। चीन से सोयाबीन, चीन से सोयाबीन आई, और भिंडी आई अफ्रीका से। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, भिंडी अफ्रीका देश से आई। और गोभी और मटर, दोस्तों एक और है एनसीईआरटी में, गोभी और मटर और दिया हुआ है, गोभी और मटर, ये कहाँ से आई? तो ये यूरोप से आए, यूरोप से। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है और तैयारियां भी कराई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अलबरूनी के ऊपर डाक टिकट कब छपा? 1972 में, 1973, 1974 या फिर 1987 में? दोस्तों अलबरूनी कौन था? अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। उज्बेकिस्तान से भारत आया था। और किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। भारत में अलबरूनी के ऊपर जो डाक टिकट छपा था वो कब छपा था? 1973 में। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। अधिक तापमान के लिए, घबराहट से बचने के लिए, ठंड से बचाव और स्फूर्ति व शक्ति के लिए, गर्मी से बचाव और ताकत के लिए? तो दोस्तों गर्म चॉकलेट वाला दूध जो दिया जाता है वो ठंड से बचाव और स्फूर्ति और शक्ति के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। कुछ पक्षियों की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वे हमसे 4 गुना दूरी से या 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे पक्षियों का समूह कौन सा है? मोर, चील, चील तो होता है लेकिन मोर नहीं, गिद्ध, कौवा, तोता। गिद्ध है लेकिन कौवा और तोता नहीं, चील, बाज, गिद्ध, या फिर मोर, बाज, कौवा। कौवा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना दूर से वस्तुओं को बहुत साफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्दियों के दिनों में सामान्यतः हमारे घरों में छिपकली दिखाई नहीं देती क्योंकि वह उन्हें भोजन नहीं मिल पाता, थक कर बैठ जाती हैं, वह शीत निद्रा में चली जाती हैं, या घर के बाहर घूमने निकल जाती हैं। तो दोस्तों वे जो होती हैं शीत निद्रा में चली जाती हैं। कहाँ? शीत निद्रा में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। टैपीकोवा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों टैपीकोवा जो है केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल या सब्जी होता है। ठीक है, केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल या सब्जी कह सकते हैं, फल या सब्जी है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कसावा। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, कसावा। क्वेश्चन नंबर 15, झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? दोस्तों झूम खेती क्या होती है? झूम खेती जो होती है, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस जमीन पर खेती नहीं करते।
उसको झूम खेती बोलते हैं। और उसमें जो खरपतवार होती है ना, उसको उखाड़ते नहीं है बल्कि काट कर ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसको जला देते हैं। तो उसकी राख क्या होती है, वो खाद का काम करती है। ठीक है, किस का काम करती है, खाद का काम करती है। और यह खेती जो होती है दोस्तों कहाँ होती है, तो उड़ीसा में, मिजोरम में, बिहार में या फिर उत्तराखंड में। दोस्तों झूम खेती जो की जाती है वो मिजोरम में की जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। और मिजोरम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर भी मिजो झूम खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, आपने देखा होगा कि हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। हाथी अपने कानों को बार बार हिलाता है, वह ऐसा क्यों करता है। ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है तथा शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित करता है। ऐसा करके वह मक्खियों को भगाता है। ऐसा करके वह छोटे जीवों को डराता है। कानों को बार बार हिलाना उसकी आदत है। तो दोस्तों हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और वो कानों को बार बार हिलाता है। वो क्यों हिलाता है, ऐसा करके वह अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के द्वारा बाहर निकालता है, जिससे शरीर का रक्त संचार भी नियंत्रित हो रखता है। ठीक है, तो हाथी के कानों से जो है हाथी के कानों से हाथी के रक्त संचार भी नियंत्रित होता है, ये भी ध्यान रखना। और दोस्तों हाथी के बारे में और भी तथ्य हैं, जैसे हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से के करीब या 100 किलोग्राम से ज्यादा झाड़ी और पत्ते खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे। हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम तक होता है। एक हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके 10 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। और उसके बाद हाथी जो है अपने झुंड को छोड़ देते हैं, नर हाथी केवल। क्वेश्चन नंबर 17, राजू के खेत में सांप को देखकर वहीं खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे। तो राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका और कहा कि सांप किसानों का मित्र होता है, क्योंकि वह किसानों का मनोरंजन करता है, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खा जाता है, वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, वह किसान को नहीं काटता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाथी का नर बच्चा कितने वर्षों में समूह को छोड़ देता है। 8 से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 12 से 14 वर्ष या फिर 14 से 15 वर्ष। तो दोस्तों मैंने अभी बताया हाथी के झुंड में, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके 10 से 15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। 15 वर्ष के बाद नर हाथी अपने झुंड को छोड़ देता है और जंगल में अकेला निकल जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, 14 से 15 वर्ष के बीच में। और दोस्तों शेर या बाघ के नर बच्चे
भी समूह को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पक्षी अपने पैर पर पेशाब करता है? कबूतर, कौवा, गिद्ध या फिर गोरैया? यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, शेर के बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलो, 4 से 5 किलो, 2.5 किलो से 3 किलो या फिर 5 किलो? हाथी का बच्चा होता है 200 किलो का और शेर का बच्चा होता है 2.5 किलो से 3 किलो का। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा 2.5 किलो से 3 किलो का। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर कर्नाटक? तो दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो चमोली जिले में। चमोली जिले में स्थित है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है आपका, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन? दोस्तों, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में देख लीजिए, सीएनजी सफिशिएंट प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी में दोस्तों मुख्य रूप से मीथेन होती है, जिसको बोलते हैं CH4, ठीक है ना, CH4। लेकिन इसमें इथेन, प्रोपेन और भारी हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो होता है, क्या क्या होता है? मुख्य रूप से तो होती है इसमें मीथेन। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मीथेन CH4 इसकी समीकरण है। इसके अलावा इसमें इथेन भी होती है, C2H6 इथेन को बोलते हैं। और इसमें प्रोपेन भी होती है, C3H8। और भारी हाइड्रोकार्बन भी होती है सीएनजी के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मीथेन होती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो दोस्तों, हैजा जो है मच्छर से नहीं फैलता है और मियादी बुखार भी मच्छर से नहीं फैलता है, ये एक जो है सीजनली बुखार है। लेकिन मलेरिया और डेंगू जो है और चिकनगुनिया, ये 3 बुखार ऐसे हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। लेकिन हमसे 2 पूछा है, तो मलेरिया और डेंगू, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगर इसके साथ चिकनगुनिया भी होता तो चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलने वाला रोग है। और दोस्तों, मलेरिया जो होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया होता है एनोफेलिज मच्छर के कारण। और जबकि डेंगू और चिकनगुनिया ये होते हैं एडिज मच्छर के कारण।
और मलेरिया की दवाई दोस्तों सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती है। किसके पेड़ से? सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। तो दोस्तों यहाँ चार मीनार की बात नहीं हो रही है, चार चिनारी की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? चार चिनारी की। तो ये कहाँ है? ये श्रीनगर में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यह नीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। नीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। और दोस्तों श्रीनगर में डल झील भी है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तेज है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। स्लोथ, कुत्ता, बाघ या फिर घोड़ा। दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था बाघ। बाघ एक ऐसा जीव है जो अपने शिकार के द्वारा और हवा के द्वारा झिलने वाली झाड़ियों में अंतर कर सकता है, उसके अंतर को पहचान सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर होगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसला जड़, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़, बांस मूसला जड़। दोस्तों जड़ कौन सा है इसमें से? तो जड़ है गाजर। गाजर क्या होती है? वो एक प्रकार की जड़ होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाजर जो है जमीन के अंदर से निकलती है। और गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का ये किस तरह के पौधे हैं? ये एक बीजपत्री पौधे हैं, या ये एक प्रकार का बीज है। ये एक प्रकार का बीज है। क्वेश्चन नंबर 27, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। नहीं दोस्तों, यह वृक्ष जो है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूमि जल स्तर तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल, ये भी सही है। इसकी जड़ों की लंबाई ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। नहीं। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। इनमें से सही कथन चुनिए। ये दोस्तों तो हमारा ये भी सही है, इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब है बी, सी और ई। हमारा बी भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों जब कभी रेगिस्तान में पानी जमा नहीं होता है या पानी नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्थानीय लोग पानी पीने के लिए इस पेड़ के तने को काटकर इसमें एक पतला पाइप डालते हैं और उसका पानी पीते हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। ये भी इस वृक्ष की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो दोस्तों यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में मछली खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में पकी मछली खाते हैं। और केरल में भी लोग किसकी? नारियल से बनी हुई मछली ही खाते हैं। गोवा और केरल दोनों में नारियल के तेल में पकी मछली खाते हैं, जबकि कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली खाना पसंद करते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिली समतल छतों के मकान होते हैं जिसकी निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं घर। नहीं दोस्तों, बांस के खंभों पर जो बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं। असम में अधिक बाढ़ के कारण जो है घर बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाली मिट्टी के घरों में रहते हैं। श्रीनगर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ए और सी तो सही है, साथ में डी भी सही है, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं डी नहीं दिया हुआ है ए सी के साथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये एक वेट लिफ्टर हैं और कहाँ की हैं? ये आंध्र प्रदेश की हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 130 किलोग्राम का वजन उठाती हैं। कितना? 130 किलोग्राम। भारत के बाहर इन्होंने दोस्तों 29 मेडल जीते हैं। 29 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक परिवार में रक्त संबंधी के अलावा भी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो भी परिवार में शामिल होते हैं। दत्तक बच्चों का परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता, ये कथन भी असत्य है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, ये भी गलत है। तो सतन कथ्य है, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, ये कथन हमारा सत्य है। लोगों का एक समूह जो एक साथ रह रहे हैं और जन्म से, विवाह या गोद लेने से एक दूसरे से संबंधित हैं, वे सभी परिवार के सदस्य कहे जा सकते हैं। दत्तक बच्चे होते हैं जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं। एक परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, दादा दादी शामिल होते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल परिवार या संयुक्त परिवार। दोस्तों परिवार के वैसे 2 भेद हैं मेन रूप से। एक है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि अगर मैं इसमें और भी क्वेश्चन कराऊंगा तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं इसका कल ही पार्ट 2 बना दूंगा और वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो लोग नए हैं चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।